दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 13 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 166 अध्याय 13 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा। डॉक्टर सुषमा शर्मा। वृद्धि या अभिवृद्धि सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर वयस्क बनाती है। वृद्धि एवं विकास की ये प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। विद्यालय पूर्व अवस्था में ही भावी जीवन की नींव रखी जाती है। शोध के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि इस अवस्था में अभिवृद्धि व विकास की दर चरम सीमा पर होती है व बौद्धिक विकास का 80 से 90% लगभग 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक पूरा हो चुका होता है। शिशु एक बीज के समान है। जिस प्रकार बीज को प्रारंभिक अवस्था में उपयुक्त जल, धूप व खाद मिल जाती है तो वो पूर्ण पेड़ बनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यदि विद्यालय पूर्व अवस्था में बच्चे को उचित सामाजिक, बौद्धिक व भावात्मक वातावरण मिल जाए तो वो अपनी सभी क्षमताओं को विकसित कर पाता है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में तो परिवार ही उसकी दुनिया है, जहाँ से वो विभिन्न वस्तुओं को देखना प्रारंभ करता है। तो लेख आरंभ करते हुए सर्वप्रथम हम बालक में अभिवृद्धि एवं विकास पर विचार करते हैं। विद्यालय पूर्व अवस्था में अभिवृद्धि एवं विकास। प्रायः अभिवृद्धि एवं विकास को समानार्थक रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों शब्दों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर होता है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अभिवृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। विकास में वृद्धि का भाव निहित होता है। विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, जिसे मापा तोला जा सकता है। ये मात्रात्मक है। विकास को माप तोला नहीं जा सकता, जो कि गुणात्मक है। विकास व्यक्ति का प्रगतिशील परिवर्तन है, जो जन्म से पहले प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास का संबंध शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से है, जो कि वातावरण के साथ अनुक्रिया करने के परिणाम स्वरूप होता है। पृष्ठ 167 अभिवृद्धि एवं विकास को निम्न परिभाषाओं से ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मेरिडिथ के अनुसार अभिवृद्धि का प्रयोग आकार के माप में वृद्धि के लिए व विकास का अर्थ विभेदीकरण के लिए होता है। हरलॉक 1972 के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें परिपक्वता की प्राप्ति हेतु परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है। उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि अभिवृद्धि का संबंध कोशीय वृद्धि से है, जबकि विकास का संबंध परिपक्वता की दिशा में परिवर्तनों से है।
अभिवृद्धि का संबंध परिवर्तन के परिणात्मक लक्षणों से होता है, जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ ही उसका आकार, लंबाई और भार आदि में वृद्धि होती है, जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों, परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों से होता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बल्कि एक विशेष आयु पर शारीरिक, मानसिक परिपक्वता प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये परिपक्वता के साथ समाप्त नहीं होती। इस प्रकार अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे से भिन्न होते हुए एक दूसरे से संबंधित है व एक दूसरे पर निर्भर है। विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टि बाधित बच्चों की देखभाल व उनके प्रशिक्षण में माता पिता व भाई बहनों की भूमिका। जैसा कि हम कह चुके हैं, विकास के संदर्भ में परिवार बच्चे की एक प्रथम पाठशाला का दायित्व निभाता है। इस दायित्व के निर्वहन में माता पिता, जो परिवार के मुखिया होते हैं, की विशेष भूमिका होती है। यद्यपि दृष्टि बाधित बच्चे के माता पिता में बच्चे की दृष्टि बाधा के कारण दुख व ग्लानि होती है और वे प्रायः अपराध बोध के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर भी इन्हें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता स्वयं में अपने दृष्टिबाधित बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, उसे अपनी अन्य संतानों जैसा ही स्नेह व मार्गदर्शन दें। वीटा स्टाइन स्मर्स 1944 द्वारा माता पिता की दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का विस्तृत वर्णन आप एक अन्य अध्याय के अंतर्गत पढ़ ही चुके हैं। यहाँ इतना भर कहना पर्याप्त होगा कि माता पिता बच्चे की न तो अतिरक्षा करें और न ही उसके प्रति अस्वीकारात्मक दृष्टि रखें। पृष्ठ 168। उसे विभिन्न खेलकूदों आदि में भाग लेने दें और ये न सोचें कि उसे ऐसा करने से चोट लग जाएगी या उसका कोई अहित हो जाएगा। जहाँ आवश्यक हो उचित सावधानियां अवश्य बरतें। घर के फर्नीचर आदि को इधर उधर अव्यवस्थित न होने दें और उनका स्थान बार बार न बदलें। घर का वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। दरवाजे पूरे खुले अथवा पूरे बंद होने चाहिए। बिजली के प्लग में सुराख बंद हो अथवा ये दृष्टिबाधित बच्चे के पहुंच से परे हों। खिड़की में लोहे की रेलिंग होनी चाहिए व ये बच्चे की पहुंच से दूर होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने आप को आहत न कर सके। माता पिता को इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही दृष्टिबाधित बच्चे की सही तरीके से आरंभिक देखभाल करने और उसे अधिगम व विकास के समुचित अवसर प्रदान कराना भी माता पिता का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। हमारे देश की जैसी स्थिति में, जहां अधिकतर माता पिता अशिक्षित हैं व ग्रामों में निवास करते हैं, इस भूमिका के निर्वहन के लिए उन्हें भी आवश्यक मार्गदर्शन और सुझावों की आवश्यकता होगी। इस दिशा में वर्तमान समय के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए जा रहे विशेष शिक्षकों की सहायता ली जा सकती है। साथ ही जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, विशेष विद्यालयों के प्रति शिक्षित शिक्षक भी इस कार्य में माता पिता की सहायता कर सकते हैं। हमारी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे समुदाय आधारित पुनर्वास यानी CBR कार्यक्रमों में नियुक्त फील्ड वर्कर्स भी गांवों में माता पिता को इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत गांवों में कार्यरत आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता भी इस दिशा में सहयोग दे सकती हैं, जिनमें से बहुत सी कार्यकर्ताओं के लिए अनेक संगठनों द्वारा विकलांगता संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। जैसे भी हो, दृष्टिबाधित बच्चे के आरंभिक वर्षों में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका से माता पिता अलग नहीं रह सकते। उन्हें इस बच्चे को दैनिक जीवन के कौशल, भाषा और प्रत्यय विकास तथा अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता की आरंभिक स्थितियों का प्रशिक्षण देने के महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाना होता है। इन सब के लिए वे घरों में उपलब्ध साधारण और सस्ते पदार्थों और यथार्थ जीवन की परिस्थितियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौनों का भी प्रयोग उपयोगी रहेगा, जहां भी ये सरलता से और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें। पृष्ठ 169। माता पिता से प्रेरणा लेकर और उनके सकारात्मक दृष्टिकोणों का अनुकरण करते हुए परिवार के अन्य बच्चों यानी कि भाई बहनों की ओर से भी दृष्टिबाधित बच्चे को अपेक्षित स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। परिवार के अन्य बच्चों की ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वे अपने सभी खेलों व अन्य आयोजनों में दृष्टिबाधित भाई अथवा बहन को सम्मिलित करें और अपने मित्रों या साथियों से मिलने जुलने का उसे भरपूर अवसर प्रदान करें। वे अपने परिवेश में जो कुछ देखते हैं या सीखते हैं, उसे दृष्टिबाधित भाई बहन तक अवश्य पहुंचाते रहें।
कुछ अधिक आयु के बच्चे पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं पढ़कर दृष्टिबाधित बच्चे को सुना सकते हैं अथवा अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आने वाली छोटी छोटी कहानियों या वृतांतों को बच्चे तक संप्रेषित कर सकते हैं। सारांश ये है कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य सभी मिलकर बच्चे को उसकी दृष्टि बाधा का सफलतापूर्वक सामना करने और गतिविधियों में पूर्ण रूप से भागीदारी करने के योग्य बना सकते हैं। इसके लिए समाज, समुदाय व विशेष शिक्षा तथा पुनर्वास संबंधी संगठनों की ओर से उन्हें भरपूर सहयोग सुलभ कराया जाना चाहिए। विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त खेल व खिलौने। खेल व खिलौने बच्चे के विद्यालय पूर्व शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। विभिन्न जटिल प्रत्यय इन खिलौनों के माध्यम से बच्चे की समझ में आ जाते हैं और उसके भावी जीवन की नींव बनाते हैं। खिलौने कई तरह के होते हैं, जैसे नंबर 1 स्पर्शीय खिलौने जैसे सॉफ्ट टॉयज व मॉडल्स। नंबर 2 श्रवणीय खिलौने जैसे बोलने वाली गुड़िया, कार, मोटर, हवाई जहाज। नंबर 3 रचनात्मक खिलौने जैसे नक्शा, घर व विभिन्न प्रत्यय आधारित खिलौने। नंबर 4 भिन्न मोतियों को पिरोने वाले खिलौने। खेल किसी भी बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। खेल से बच्चों को खुशी मिलती है व खेल द्वारा बच्चे का विकास तीव्र व बेहतर होता है। ये बात दृष्टिबाधित बच्चों पर भी समान रूप से लागू होती है तथा इनके लिए भी खेल उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि दृष्टिवान अथवा सकलांग बच्चों के लिए। पृष्ठ 170 दृष्टिबाधित बच्चा व अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता। चलिष्णुता अथवा चलना फिरना जीवन की मूल आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन असंभव है। दृष्टिबाधिता की मुख्य सीमाओं में ये एक मुख्य सीमा अथवा हानि है जिसकी क्षतिपूर्ति के बिना जीवन असंभव है। चलिष्णुता से व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है व वह स्वावलंबी बनता है। बिना किसी सहायता के निसंकोच निडरता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षित जाना चलिष्णुता है। ये कौशल सामान्य बच्चे में तो सहज ही विकसित हो जाता है। वातावरण की दूर रखी चीज बच्चे को आकर्षित करती है। उसकी पकड़ व पहुंच के लिए प्रयास करते करते वो चलना फिरना व सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में बाह्य वातावरण में कितनी ही आकर्षित वस्तुएं, खिलौने क्यों न रखे हों, उनका अर्थ तभी है जब उसकी संपूर्ण जानकारी उसे दी जाती है। आवाज करने वाले खिलौने एक बार स्पर्श के बाद उसको बताकर रखे जाएं तो दृष्टिबाधित बच्चा उनको लेने का प्रयास करता है। वातावरण में स्वयं की तुलना में विभिन्न वस्तुओं की स्थिति की जानकारी अनुस्थिति ज्ञान है। चलिष्णुता व अनुस्थिति ज्ञान परस्पर संबंधित है। चलिष्णुता के लिए अनुस्थिति ज्ञान आवश्यक है व बिना चलिष्णुता के अनुस्थिति ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। चलिष्णुता के अभाव में दृष्टिबाधित बच्चे की मांसपेशियों का विकास नहीं हो सकता। अनुस्थिति ज्ञान व चलिष्णुता के लिए बच्चे की ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देना होगा। मुख्य रूप से स्पर्श, श्रवण व गंध व मांसपेशियां ज्ञानेंद्रियों द्वारा मिलने वाली सूचनाएं बच्चे को उसके वातावरण के बारे में जानकारी देती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके पहचान बनानी होती है। इस पहचान के आधार पर दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। दृष्टिबाधित बच्चे की ज्ञानेंद्रियां जितनी अच्छी विकसित होंगी उतनी ही अच्छी उसकी अनुस्थिति ज्ञान व चलिष्णुता होगी। मार्ग में आने वाले वाहनों की आवाज हो अथवा घर में पदचापों की आवाज, दृष्टिबाधित बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता हुआ अपने वातावरण पर नियंत्रण कर लेना सीख लेता है। दृष्टिबाधित बच्चे की श्रवणेंद्रिय का पूर्ण विकास करना अति आवश्यक है। विभिन्न आवाजों को पहचानना व आवाज की दिशा को पहचानना श्रवण प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। पृष्ठ 171 दृष्टिबाधित बच्चों को वातावरण में होने वाली विभिन्न आवाजों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पानी गिरने की आवाज, दरवाजा खुलने अथवा बंद करने की आवाज, पदचापों की आवाज, स्विच बंद करने व चलाने की आवाज, पंखे की आवाज, साइकिल, स्कूटर व कार की आवाज, चिड़िया चहचहाने की आवाज इत्यादि। अनुस्थिति ज्ञान व चलिष्णुता के उचित प्रशिक्षण की तैयारी के रूप में बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप अनुस्थिति ज्ञान संबंधी आरंभिक तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को उनकी लंबाई के अनुरूप छड़ी देकर उसके पकड़ने व घर के अंदर व आसपास के वातावरण में उसका प्रयोग कर आने जाने का आरंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश में इस बात पर संभवतः इतनी छोटी छड़ी की उपलब्धता न होने के कारण विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं व विशिष्ट विद्यालय दृष्टिबाधितों के लिए उपयुक्त उपकरणों का निर्माण करने वाली संस्थाओं को विभिन्न लंबाई वाली छड़ियां बनाने के लिए प्रेरित करें। इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ बच्चे को छड़ी के उपयोग का गहन प्रशिक्षण देना इतना नहीं है जितना आरंभ से ही छड़ी के प्रति उसका लगाव उत्पन्न करना है, जिससे आगे चलकर वो छड़ी को एक विश्वसनीय यात्रा माध्यम के रूप में स्वीकार कर सके। ब्रेल वाचन तत्परता। ब्रेल वाचन तत्परता से तात्पर्य बच्चे को ब्रेल सीखने के लिए प्रेरित करते हुए तैयार करना है। अर्थात ब्रेल चूंकि स्पर्श पर आधारित लिखने व पढ़ने की लिपि है, इसलिए ब्रेल वाचन तत्परता से हमारा तात्पर्य विशेष रूप से स्पर्श शक्ति का उचित विकास करना है। घर के वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के बारे में बताकर उन पर ब्रेल लेबल लगाने चाहिए, जैसे उनकी अलमारी, बक्से, कुर्सी, मेज आदि। ऐसा करने से जब दृष्टिबाधित बच्चा इन वस्तुओं के संपर्क में आएगा तो ब्रेल में लिखे लेबल को छूकर उसके प्रति न केवल आकर्षित होगा बल्कि उसमें ये क्या है जानने की जिज्ञासा पैदा होगी, जो ब्रेल सीखने के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगी। पृष्ठ 172। दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में ब्रेल सीखने के लिए विशेष तत्परता की व्यवस्था करना आवश्यक है। विशेष तत्परता के अंतर्गत तत्वों से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन कराया जाता है और इनके आधार पर इस बात का निर्णय लिया जाता है कि क्या दृष्टिबाधित बच्चा ब्रेल सीखने के लिए तत्पर है। तत्वों पर आधारित ये क्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, समानता व विभिन्नता को पहचानना। इसका पता लगाने के लिए अध्यापक को दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में पता करना चाहिए कि क्या दृष्टिबाधित बच्चा विभिन्न स्पर्शीय सामग्री में अंतर कर पाता है, जैसे तरह तरह के कपड़ों व कागज में। उदाहरण के लिए गत्ता व कागज, रेशमी, साटन व सूती कपड़ों की कतरनों में अंतर इत्यादि। विभिन्न माप वाली वस्तुओं में अंतर, जैसे बड़े व छोटे सिक्के में अंतर। विभिन्न वस्तुओं की जमीन अथवा सीमेंट वाली सतह पर गिरने की आवाज में अंतर। समान आकृति व भिन्न आकृति में अंतर पता कर पाना। नंबर 2, वर्गीकृत करना। विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग समूहों में विभाजित कर पाना, जैसे कपड़े, लकड़ी के खिलौने, बटन, सिक्के आदि को अलग अलग बांटना। नंबर 3, कागज पर उंगलियों को चलाना या घुमाना। ब्रेल वाचन तत्परता के लिए ये भी आवश्यक है कि बच्चे को एक कागज पर बहुत सी लाइनें उभार कर दी जाएं और उसे निर्देश दिया जाए कि वो इन पंक्तियों को स्पर्श करते हुए अपनी उंगलियां बाएं से दाएं की ओर हल्के दबाव के साथ सरकाए। नंबर 4, पृष्ठ पलटना। सामान्य बच्चा अनुकरण द्वारा किताब में से पृष्ठ पलटना सीख लेता है, किंतु दृष्टिबाधित बच्चे को ये क्रिया विशेष रूप से सिखाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये सुझाव दिया जाता है कि बच्चे को ढीली जिल्द वाले 3-4 पृष्ठ दिए जाएं और उसे इन पृष्ठों को बाएं या दाएं हाथ के अंगूठे व उंगली से पकड़कर पलटने का प्रशिक्षण दिया जाए। पृष्ठ पलटने के लिए किस हाथ का प्रयोग होना है, ये बच्चे की सुविधा पर भी निर्भर कर सकता है। नंबर 5, मुड़ने वाली सामग्री। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उसकी सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए तरह तरह की मुड़ सकने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उसकी मांसपेशियों में शक्ति अथवा मजबूती आती है। उदाहरण के लिए मिट्टी, दफ्ती, मोती, कागज, इलास्टिक, सुतली, रस्सी, फीता आदि। पृष्ठ 173। नंबर 6, तुलनात्मक शब्दों के अर्थ समझना। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ समानता व असमानता वाले शब्दों के अर्थ की चर्चा करनी चाहिए व उनके अर्थों को वस्तुओं द्वारा समझाना चाहिए। ये शब्द जीवन में बहुत प्रयोग होते हैं, अतः इनके अर्थ की जानकारी दृष्टिबाधित बच्चों को पूरी तरह से होनी चाहिए। ये शब्द हैं गहरा उथला, हल्का भारी, खाली भरा, कम ज्यादा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, कठोर नरम। नंबर 7, दिशा प्रत्यय। ब्रेल सीखने की तैयारी में दिशा संबंधी प्रत्ययों का ज्ञान भी उपयोगी होता है। अनुस्थिति ज्ञान व चलिष्णुता में दिशा प्रत्ययों का बहुत प्रयोग होता है। ये प्रत्यय हैं पहले यानी बिफोर, बाद में आफ्टर, समय। पहले बिफोर, बाद में आफ्टर स्थिति। नीचे अंडर, ऊपर अबव, ऊंचा हाई, नीचा लो, पास नियर, दूर फार, बायां लेफ्ट, बीच में सेंटर, दायां राइट, सामने इन फ्रंट ऑफ, पीछे बिहाइंड। नंबर 8, प्राथमिक आकृतियों का नाम व विभेदीकरण।
मूलभूत आकृतियों की जानकारी दृष्टिबाधित बच्चे को अच्छी तरह से दी जानी चाहिए। ये आकृतियां हैं गोल, चौकोर, त्रिकोण व आयताकार। इनको व्याख्या द्वारा नहीं समझाया जा सकता, अतः लकड़ी व दफ्ती की विभिन्न आकृतियों द्वारा इन प्रतियों को दृष्टिबाधित बच्चों में विकसित किया जा सकता है। त्रिकोण पिरामिड, चौकोर पिरामिड, आयत टावर व गोल आकृति के टावर द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे को बड़े से छोटे आकार में भिन्न भिन्न आकृतियों को निकालने व डालने की क्रिया द्वारा इन प्रतियों को विकसित किया जा सकता है। इन सभी क्रियाओं में पारंगत होने के पश्चात ही दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल पठन के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि बच्चा उपरोक्त दी हुई क्रियाओं में पारंगत है तो ये समझ लेना चाहिए कि दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल पढ़ना सीखने के लिए तत्पर हैं। प्रत्यय निर्माण व भाषा विकास। प्रत्यय का अभिप्राय किसी भी वस्तु अथवा विषय के संदर्भ में मानसिक चित्र बनाना अथवा सामान्य विचार ग्रहण करना है। प्रत्ययों संबंधी जानकारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त की जाती है। पृष्ठ 174। प्रत्यय के विषय में आप इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दृष्टिबाधित शिशु वातावरण में उपस्थित वस्तुओं से संपर्क स्थापित कर उनके विषय में संवेदनाओं से सूचना ग्रहण करता है। दृष्टिबाधित शिशु अपने शरीर को क्रियाशील बनाकर अपने आसपास के वातावरण को जानना चाहता है। इन सूचनाओं को माता-पिता, पारिवारिक सदस्यों अथवा शिक्षकों द्वारा अर्थ दिया जाता है, जिसके आधार पर दृष्टिबाधित बच्चे अपना प्रत्यय निर्माण करते हैं। दृष्टिबाधित भाषा विकास को भी प्रभावित करती है। भाषा विकास का तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाता है अथवा दूसरों के भावों एवं इच्छाओं की जानकारी प्राप्त करता है। भाषा के कई संचार माध्यम कहे गए हैं, जैसे मौखिक, मुखाकृति संचार, आंगिक संचार, लिखित संचार व कला आदि। मोटे तौर पर भाषा विकास की दो अवस्थाएं हैं। नंबर 1 पूर्व भाषा विकास, नंबर 2 उत्तरकालीन भाषा विकास। शैशवावस्था में भाषा का विकास शिशु के जन्म के साथ उसके प्रथम रुदन से ही शुरू होता है। धीरे धीरे चीखना, चिल्लाना ही उसकी भाषा होती है। इसके पश्चात अस्पष्ट ध्वनियां, जो कि रोने व हंसने के समय अलग अलग होती हैं, को ही बच्चे की भाषा कहा जा सकता है। कभी किलकारियां तो कभी चिल्लाकर शिशु सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। 6 मास में वो अपने हाथ पैर से संकेत क्रियाएं करता है। वह 7 से 8 मास में माँ, पा, का, ला जैसे अटपटे अक्षर बोलना शुरू कर देता है। सामान्य बच्चा 1 वर्ष में 1 व 2 अक्षर वाले शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, जैसे मामा, पापा आदि। दृष्टिबाधित बच्चे के संबंध में माँ को उसके साथ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को बताते हुए उसके वातावरण की चीजों की जानकारी देनी चाहिए, जैसे कप, बोतल, गिलास, पानी, दूध, गरम, ठंडा, ऊपर, नीचे, मुंह आदि। ठीक इसी तरह अल्पदृष्टि वाले बच्चों को माता-पिता व पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे वो हर चीज को समग्रता से जान सके। पृष्ठ 175। विभिन्न जीवंत अनुभवों द्वारा ही वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। निर्माण वाले खिलौनों की इन भाषात्मक प्रत्ययों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार स्पर्शीय खिलौने से भी बच्चों में ऐसे प्रत्यय विकसित किए जा सकते हैं। गुड़िया, जिसके शरीर के अंग अलग अलग कर जोड़े जा सकते हों, बच्चों के सर्वाधिक प्रिय खिलौनों में से एक है। बच्चा शरीर व उसके अंगों का प्रत्यय इसके माध्यम से अपने शरीर से तुलना कर प्राप्त कर सकता है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदीय ज्ञान का एकीकरण अति आवश्यक है, जिससे पूर्ण प्रत्यय विकसित हो सके। दृष्टिबाधित बालक को इसका प्रशिक्षण देना आवश्यक है। संवेदनीय अनुभवों को उसके लिए समझना आवश्यक है। विद्यालय पूर्व अध्यापक या अध्यापिका का उत्तरदायित्व है कि वो इस संदर्भ में बच्चे को प्रशिक्षण दे व माता-पिता व पारिवारिक सदस्यों को भी बताए कि दृष्टि के अभाव के कारण दृष्टिबाधित बच्चे को बोलकर बताना आवश्यक है, अन्यथा आसपास होने वाली अनेक घटनाओं को वो नहीं जान पाएगा। अपूर्ण ज्ञान उसके प्रत्यय व भाषा विकास में बाधक होगा। विद्यालय पूर्व शिक्षक या शिक्षिका के दायित्व व उनकी क्षमताएं तथा गुण। विद्यालय पूर्व शिक्षक या शिक्षिका के दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में वही उसके माता पिता की भूमिका निभाते हैं। शिक्षिका ही उसके वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में उसकी मदद करती है। उसकी दृष्टिबाधिता के प्रति अभिवृत्ति उचित होनी चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चे में आत्मविश्वास जागृत कर अपने वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना ही शिक्षिका का मुख्य दायित्व है।
दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में अध्यापिका में संयम व धैर्य होना चाहिए व सृजनता के विकास के लिए वातावरण में उपस्थित सामग्री द्वारा ही बच्चे को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। वातावरण पर नियंत्रण द्वारा बच्चे में आत्मविश्वास जागृत होगा। घर के अंदर दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कपड़े, कागज, दालों, मोती, आवाज करने वाली वस्तुओं जैसे घंटी, घुंघरू द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे की श्रवण ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक है। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना विद्यालय पूर्व शिक्षिका का मुख्य उत्तरदायित्व है। पृष्ठ 176। घर पर दृष्टिबाधित बच्चे के माता पिता द्वारा अनेक क्रियाएं करवाई जा सकती हैं, जो प्रत्यय व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षिका द्वारा भी विद्यालय में इस तरह के वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जहां दृष्टिबाधित बच्चा ये अनुभव कर ले। उदाहरण के लिए निम्न क्रियाएं पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कराई जा सकती हैं। नंबर 1, प्रत्येक प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु को दृष्टिबाधित बच्चे को स्पर्श करने दें व प्रश्न द्वारा उससे पता करते रहें कि उसने संबद्ध जानकारी समुचित रूप से प्राप्त कर ली है, जैसे शरीर के अंग यथा नाक, कान, हाथ, पेट, पैर, टांग, मुंह, बाल, उंगलियां इत्यादि। नहाने से संबंधित विभिन्न वस्तुएं, खाने पीने से संबंधित विभिन्न वस्तुएं, उसके बाह्य वातावरण से संबंधित वस्तुएं जैसे कंबल, बिस्तर, तकिया, मेज, कुर्सी इत्यादि। नंबर 2, दृष्टिबाधित बच्चे को प्रत्येक क्रिया को करते समय क्रियाशील होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, दृष्टिबाधित बच्चे के प्रत्यय विकास के लिए विभिन्न वस्तुओं से संबंध स्थापित कर वास्तविक अनुभवों से जानकारी देनी चाहिए। नंबर 4, दृष्टिबाधित बच्चे में मौखिकीकरण को अनावश्यक रूप से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विद्यालय पूर्व शिक्षा के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम। विद्यालय पूर्व शिक्षा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रयास भारत में 70 के दशक से व्यवस्थित रूप से किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून द्वारा यूनिसेफ प्रायोजित विद्यालय पूर्व शिक्षा की शोध परियोजना के अंतर्गत देहरादून में नर्सरी कक्षा 1986 में प्रारंभ की गई। बम्बई में नैब यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB द्वारा माता लक्ष्मी नर्सरी स्कूल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। दिल्ली में JPM स्कूल फॉर द ब्लाइंड द्वारा नर्सरी कार्यक्रम 1980 से चलाया जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चे हेतु विद्यालय पूर्व नर्सरी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधाएं भारत में अभी भी न के बराबर हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल पूर्व सेवाओं व कार्यक्रमों को आरंभ करने की दिशा में और अधिक सशक्त कदम उठाएं। पृष्ठ 177। यहाँ ये भी उल्लेख करना उपयोगी होगा कि देश में अभी तक स्कूल पूर्व दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है। हाल ही में देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान ने भारतीय पुनर्वास परिषद की स्वीकृति से इन शिक्षकों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो संभवतः शीघ्र लागू किया जाएगा। यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि देश में दृष्टिबाधित शिशुओं, बच्चों व उनके माता पिता की सहायतार्थ शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों की भी बहुत आवश्यकता है, जो अभी व्यवस्थित रूप से लगभग नगण्य ही है। इन कार्यक्रमों द्वारा दृष्टिबाधित शिशुओं को बहुत आरंभिक अवस्था से ही सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। संदर्भ। नंबर 1, चैपमैन E.K. स्टोन, JM 1989, स्पेशल नीड्स इन ऑर्डिनरी स्कूल्स, द विजुअली हैंडिकैप्ड चाइल्ड इन योर क्लासरूम, लंदन, कैसल। नंबर 2, लोवेनफेल्ड B. 1944, आवर ब्लाइंड चिल्ड्रन, न्यूयॉर्क, AFP। Number 3, Mohnbach, M.E. 1975, The Meaning of Blindness, London, Indiana University Press. Number 4, Sharma, S. 1992, Attitudes Towards Visual Handicapped in NIVH, Handbook for the Teachers of the Visually Handicapped, Dehradun, NIVH. Number 5, AICB 2004, शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, AICB, दिल्ली।